भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में बधारा के पास एक छोटा सा गांव है अजीतपुरा। पहली नजर में ये गांव किसी आम गांव की तरह लगता है, सब ठीक ठाक, सीधे साधे लोग, अपने अपने काम करने वाले। पर जब इस गांव को करीब से देखा जाए तो इस गांव में एक अजीब सा राज छुपा हुआ है। कुछ है ऐसा जो इस गांव पे एक श्राप बन के मंडरा रहा है। पिछले कई सालों से एक अजीब सी और बेहद भयानक घटना हो रही है इस गांव में। हर अमावस्या को गांव में एक शैतानी साया निकलता है जो लोगों को उनके नाम से बुलाता है, पर किसी ने अगर जवाब दिया तो या तो वो हमेशा के लिए पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए लापता, या फिर उसकी लाश किसी नारियल के पेड़ के पास मिलती है। शाम होने को है और गांव के बीचों बीच कुछ लोग बैठ के कुछ खास और गंभीर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत जरूरी काम की तैयारी हो रही हो। चलो भाई, अब रात होने वाली है, पता है ना आज अमावस्या है। हाँ पता है। अब चलते हैं घर। ना जाने किस मनहूस घड़ी में हमारे गांव को ये श्राप लग गया। श्राप? कैसा श्राप? आप लोग भी ना कैसी कैसी बातों पर विश्वास करते हैं। ये बात कही है मनीष ने, जो कि कल ही अपने शहर से इस गांव आया है अपने दादा दादी के पास अपनी छुट्टियां बिताने। दादा दादी कई दिनों से उसे बोल रहे थे कि हमारे पास आओ और हमारे साथ वक्त गुजारो, इसलिए वो कल ही शहर से अपने गांव आया है, पर उसे गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अरे मनीष भाई, तुम इस बात को हल्के में मत लो। गांव के कई लोग इस बात को झेल चुके हैं और झेल रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं है कितना भयानक है ये। और आखिर होता क्या है? अरे कुछ नहीं होता, अब अपने अपने घर चलो सब। और हाँ मनीष, रात को कोई अगर आवाज दे तो घर के बाहर मत जाना बस। मुझे पता है तुम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते हो, लेकिन चोर लुटेरे भी तो हो सकते हैं ना गांव के आसपास, तो बाहर मत जाना बस। ऐसा कह के सब अपने अपने घर चले गए। रात ढल आई, हर ओर सन्नाटा छा गया है। आसपास का इलाका शांत और ठंडा हो गया है। कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही हैं। सबको पता है कि रात को बाहर जाना सही नहीं है। धीरे धीरे रात गहरी हो गई। रेगिस्तान का गांव शांत हो गया। कुछ घरों में अभी भी लालटेन धीमी रोशनी में जल रही है। दिन में जहां इतनी गर्मी थी, वही इलाका अब रात को धीरे धीरे बहुत ज्यादा ठंडा होते जा रहा है। मनीष अपने कमरे में सो रहा था, पर उसे सिगरेट पीने की तलब हो रही थी, पर वो घर में नहीं पी सकता था क्योंकि घर में उसके दादा दादी भी थे। उसने बाहर ही जाके पीने का सोचा। रात को वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उसे एक अजीब सी रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि थोड़ी दूर पे एक करीब 8-10 साल का बच्चा बैठा हुआ है और बड़ी जोर जोर से रो रहा है। वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा और मनीष ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बच्चा फिर भी रोते रहा, पर अब धीरे धीरे गुर्राने भी लगा। मुक्ति 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 चाहिए। मनीष और आगे जाने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। मन में उसे गांव वालों की बात याद आ रही थी, पर उसके मन में उत्सुकता थी। वो जानना चाह रहा था कि आखिर कौन है और वहां पे क्यों है, क्यों रो रहा है। जैसे ही वो पास पहुंचा, वो बच्चा अचानक से मुड़ा। उसे देख के मनीष के होश उड़ गए। वो कोई बच्चा नहीं था, बच्चे के जैसा दिखने वाला वो था। शायद यही वो शैतान था जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा बड़े थे और बाल भी बड़े थे। सिर और मुंह बड़ा सा था, बहुत भयंकर था। मनीष ने उसे देखा और उसकी चीखें निकल गईं और वो वहीं पे बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसके दादा दादी उसे घेर के खड़े थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर मनीष ने बताया कि शायद कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गया। उसके दादा दादी ने भी बात को नजरअंदाज कर दिया, पर अगले दिन से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। उसे लगने लगा कि हमेशा उसके सर में दर्द रहता है, बदन अकड़ा हुआ लगता है। धीरे धीरे मनीष बहुत ज्यादा कमजोर होने लगा। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे देख के ऐसा लगने लगा जैसे वो झुकता जा रहा है। उसका कद धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मनीष के दादा दादी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ। उन्होंने पास के गांव से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा और कहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ इसे। सब चीजें नॉर्मल है, सारे रिपोर्ट भी सही आए हैं, पर फिर भी इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों हो रही है। खैर, इसका ख्याल रखिए, कुछ दवाई लिख देता हूँ, समय पे देते रहिएगा।
मैंने इसके लिए कुछ और भी टेस्ट लिखे हैं, वो करा लीजिए। मुझे उम्मीद है कि शायद इन दवाओं से ही ठीक हो जाएगा, वरना आगे के टेस्ट देखने पड़ेंगे। ऐसा कह के डॉक्टर वहां से चला गया। मनीष के दादा दादी उसे देखते रह गए। अगले दिन उसके दादा ऐसे ही सुबह सुबह गांव के सरपंच के साथ बैठे हुए थे। गांव में अक्सर लोग एक दूसरे के पास बैठ के बातें किया करते थे। सरपंच जी, मेरे पोते की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, पर उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी और को दिखाना पड़ेगा फिर। उसकी तबीयत में कोई सुधार है कि नहीं? कहाँ कोई सुधार है? दिन पे दिन उसका शरीर जैसे गला जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। अच्छा, आपके बेटे की भी तबीयत खराब थी ना कुछ साल पहले? मुझे याद है कि उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आपने किस डॉक्टर को दिखाया था? मुझे भी बता दीजिए, मैं भी उसे दिखा लूंगा। सरपंच ने थोड़ी देर सोचा और कहा, देखो, कभी कभी ऐसी चीजें डॉक्टर वैद्य के समझ के परे होती हैं। मेरे बेटे के साथ भी हुआ था ऐसा कुछ, पर तब मैंने कोई और रास्ता अपनाया था, और उसके बाद मैं एकदम चुप हूं इस बारे में और कभी बात नहीं करता। और अब तुम्हारे पोते की जान की बात है तो तुम्हें बताता हूँ। गांव के दक्षिणी कोने पे एक तांत्रिक है, आज रात को उसके पास चलेंगे। हो सकता है वो कुछ मदद कर दे। मेरे बेटे की भी जान उन्होंने बचाई थी। एक छोटे से मकान में एक लड़का बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। आंखों के नीचे अंधेरा छा चुका है, बदन कमजोर होते जा रहा है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, पर अभी भी जिंदा है। उसी कमरे में कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी आया और सामने बैठ गया। ना जाने क्या हो गया है तुम्हें, अब एक तू ही तो है मेरा इस दुनिया में। तेरे बिना जीने का क्या मतलब? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद उस बूढ़े ने चुपचाप कुछ सोचा और चुपचाप फिर वहां से निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में धीरे धीरे चलता हुआ गांव के दूसरे छोर पे पहुंचा। यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है, उसके अंदर से थोड़ी सी रोशनी आ रही है और साथ ही में कुछ मंत्रों की आवाज भी आ रही है। वो बूढ़ा इधर उधर देख के चुपके से अंदर चला गया। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है। उसके सामने मोमबत्तियां जल रही हैं और कुछ निशान बनाए हुए हैं। एक नरमुंड भी रखा हुआ है वहां पे। पास में ही कुछ और सामान भी रखा हुआ है। वो आदमी किसी तांत्रिक के जैसे लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही गंभीर स्थिति में लीन है। बुढ़े ने उसके पास जाके कहा, महाराज महाराज महाराज, मदद कीजिए महाराज, बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरा सब कुछ लुट जाएगा, बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। उस तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और बोला, कहां से आया है? महाराज, अजीतपुरा का ही रहने वाला हूँ, आपके गांव का ही हूँ महाराज, बचा लीजिए महाराज। तांत्रिक ने उसकी बात सुनी और फिर आंखें बंद करके धीमी आवाज में कुछ मंत्र पढ़ा, फिर अपने आंखें खोली। मैं समझ गया कि तू यहाँ पे क्यों आया है, लेकिन मुश्किल है, बहुत अधिक मुश्किल है। तेरा बेटा सच में बीमारी से ग्रसित है और अब बस कुछ ही सांसें बची हुई हैं उसकी। इसमें मैं क्या करूं? डॉक्टर वैद्य को नहीं दिखाया? दिखाया महाराज, सबको दिखाया, जयपुर से दिल्ली हर जगह लेके गया, आधे से ज्यादा खेत बेच दिए इलाज में, लेकिन सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। अब बस आपका ही सहारा है महाराज, बचा लीजिए। तांत्रिक ने फिर कुछ और सोचा और कहा, देख, तेरा बेटा अंतिम सांसें ले रहा है, इसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही है। एक काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है और ये तामसिक तंत्र है। महाराज, दया कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं जो कुछ भी हो करूंगा आपके लिए, बस बचा लीजिए उससे, अभी उसने दुनिया भी नहीं देखी है ठीक से। तांत्रिक ने फिर कहा, इसके लिए मुझे किसी और की जीवन शक्ति छीन के तेरे बेटे में डालनी होगी। रह पाएगा इस मन के बोझ के साथ? बोल, किसी और के बेटे को मार के अपने बेटे को खुश देख पाएगा? मैं कर लूंगा महाराज, मैं सब कुछ देख लूंगा, मुझे सब मंजूर है, बस आप उसे बचा लीजिए। ठीक है, मैं करूंगा, पर तू गांव का सरपंच है, इसके बदले तुझे तेरी आंखें मूंदनी होंगी। मैं कुछ भी करूं गांव में, कोई भी साधना करूं, तू कुछ नहीं बोलेगा और इस रात का जिक्र किसी और से कभी नहीं करेगा। अगर किसी से तूने कुछ बोला
तो तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे मंजूर है महाराज, सब मंजूर है। ठीक है, कल इसी वक्त आना फिर से यहाँ पे, मैं संभालूंगा। पर अपना वादा मत भूलना, वरना तुझे पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। रात खामोश हो चुकी है। तांत्रिक अपनी झोपड़ी में बैठ के कुछ ऐसे ही मंत्र पढ़ रहा है। उसके पास मोमबत्तियां जल रही हैं और पास में ही एक हरे रंग का नारियल रखा हुआ है। उस नारियल पे कुछ धागे बंधे हुए हैं और काले रंग से तिलक लगाया हुआ है। कुछ देर के बाद तांत्रिक झोपड़ी से बाहर निकल आया, नारियल हाथ में लेके। एक ऐसे घर की तलाश में जिसमें कोई अकेला आदमी रहता हो और जो स्वस्थ हो। कुछ दूर टहलने के बाद वो एक घर के पास पहुंचा। ये घर टिंकू बौने का था। गांव के लोगों ने इसे पूरी तरह से अपनाया नहीं था और उसके माता पिता नहीं थे। अपने छोटे से घर में वो अकेला रहता था। तांत्रिक घर के पास पहुंचा और एक अलग आवाज में उसने बुलाया, टिंकू, टिंकू सुनो, आओ तो बाहर। कुछ देर में टिंकू बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया, उस तांत्रिक ने उस पर कुछ राख फेंकी और टिंकू गिर पड़ा। फिर तांत्रिक ने मौका देख के उसका गला रेत दिया और फिर नारियल को उसके पास लेके गया। फिर वो चुपचाप अपनी झोपड़ी में लौट आया। उसके कुछ ही देर में गांव का सरपंच वहां पहुंचा। ये लो नारियल, इसे अपने बेटे के पास लेके जाओ। इसका पानी अपने बेटे को पिला देना, वो ठीक हो जाएगा। और अपना वादा मत भूलना। सरपंच ने नारियल ले लिया और ले जाके अपने बेटे को पिलाया। अगले दिन से उसके बेटे की तबीयत ठीक हो गई, पर टिंकू बौने की लाश जाने कितने दिनों तक वहीं पड़ी रही। गांव के दक्षिणी कोने पे एक तांत्रिक है, आज रात को उनके पास चलेंगे। हो सकता है वो कुछ मदद कर दे। मेरे बेटे की जान भी उन्होंने बचाई थी। हाँ ठीक है, इस समय तो जो भी सहारा दिखे अच्छा है। रात फिर से घिर आई। सन्नाटे में धीरे धीरे वो लोग किसी तरह से तांत्रिक की झोपड़ी के पास पहुंचे। अपने साथ जैसे तैसे वो लोग मनीष को भी लेके गए थे। उनके साथ एक और आदमी भी था जो कि सरपंच का वफादार था। सरपंच झोपड़ी में गया। उसने देखा कि वो तांत्रिक चुपचाप झोपड़ी में बैठा हुआ है, पर अब वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, बाल सफेद हो चुके हैं और थोड़ा कमजोर भी लग रहा है। महाराज, महाराज नमस्ते, कैसे हैं आप महाराज? तांत्रिक ने उन्हें देखा और कहा, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, आपको याद होगा कुछ साल पहले मैं आपके पास आया था। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, आपने उस वक्त मेरी मदद की थी। हाँ याद आया मुझे। पर मुझे ये भी याद है कि तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था। पर अब मैंने ये सब छोड़ दिया है। उस दिन के बाद से इतने साल मैं जैसे तैसे बचते आ रहा हूँ, खुद में उससे छुपता फिरता हूँ। वो आत्मा मेरी तलाश में है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। पर महाराज, मेरे पोते को देख तो लीजिए एक बार, मैं उसे लेके आया हूँ साथ में। तभी उस कमरे में एक आदमी मनीष को लेकर दाखिल हुआ। तांत्रिक ने उसे देखा और सहम गया। दूर करो उसे, दूर करो इसे, हटाओ इसे, ले जाओ इसे यहाँ से। ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। भगाओ इसे यहाँ से, भगाओ। सरपंच और मनीष के दादा को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे सब साफ हो गया। धीरे धीरे मनीष के कंधे पे उन्हें कुछ नजर आने लगा। एक बेहद भयानक सा बौना शैतान। उन सबको समझ में आ गया था कि उसी की वजह से मनीष की तबीयत शायद खराब थी। वो तांत्रिक को देख के गुर्राने लगा और कुछ बड़बड़ाने लगा, बदला। फिर अचानक से वो तांत्रिक की ओर झपटा और पल भर में ही उसने तांत्रिक को मार डाला और उसके बाद वो हवा में ही कहीं घुल गया। शायद उसका बदला पूरा हो गया था और शायद इसी के साथ उसे मुक्ति मिल गई थी। मनीष को भी अचानक से बेहतर महसूस होने लगा और उसके बाद गांव में कोई भी घटना नहीं घटी। शायद इसी के साथ बरसों पहले जो तांत्रिक ने बौने के साथ गलत किया था, उसकी भरपाई हो गई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये कहानी और यह कहानी आप कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस स्टेट पे बनाऊं। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।